है समय नदी की बाढ़ की अक्सर सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया करते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं पुनः आपके समक्ष सीटेट जनवरी 2024 के लिए एसएसटी का मॉक टेस्ट नंबर 16 लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो चलो चलते हैं और बिना देर किए हुए इसके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। ऑप्शन नंबर डी, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। मतलब यह है कि जनजातीय लोगों के इतिहास निर्माण के लिए कोई ठोस दस्तावेज प्राप्त नहीं होते, क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे और ना ही समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं को भी संरक्षण करते थे, अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण के बारे में गलत है। इसके अलावा सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। ऑप्शन नंबर सी, जनता को मतदान का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यदि आपको कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर टाइप कर सकते हैं और खुद को आजमा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। प्रश्न नंबर 3, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि इसको छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक बार बताया था कि लद्दाख सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, भारत में अपील प्रणाली या पुनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। ऑप्शन नंबर बी, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। ऑप्शन नंबर सी, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान। मतलब अपील प्रणाली किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। ऑप्शन नंबर सी,
इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर डी, यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। कौन सा लक्षण प्रायद्वीपीय पठार का नहीं है? आपको अगर कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी, ये लक्षण नहीं है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर ए, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। ऑप्शन नंबर बी, गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखा गुजरती है। यानी कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट भी करते रहा कीजिए। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए, पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी, पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। ऑप्शन नंबर सी, पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर डी, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और इसी से जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भ्रांशोत्त पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन है? ऑप्शन नंबर ए, अपलेशियन पर्वत। ऑप्शन नंबर बी, यूराल पर्वत। ऑप्शन नंबर सी, वॉसजेस पर्वत। ऑप्शन नंबर डी, हिमालय पर्वत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वॉसजेस जो है ये भ्रंशोत्त पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल। ऑप्शन नंबर बी, बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल। ऑप्शन नंबर डी, मध्य मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य मंडल। यानी कि मध्य मंडल वायुमंडल की जो है तीसरी परत है और जो समताप मंडल की सीमा पर स्थित है। अंतरिक्ष से जब कोई उल्कापिंड प्रवेश करता है इसमें तो वो जल जाता है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, घरों की पास पास बसावट से। ऑप्शन नंबर बी, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, लोगों के आवागमन से। ऋतु प्रवास, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोगों के आवागमन से। जब मतलब होता क्या है, जब भिन्न भिन्न जलवायु दशाओं वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां सामान्यतः पशुचारक बहुत ज्यादा होते हैं और वो अपने पशुओं के साथ मौसम परिवर्तन के अनुसार जैसे जैसे मौसम में बदलाव आता है वो अपने पशुओं को साथ लेकर के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और इसी मौसमी प्रवास को जो है इसी को ऋतु प्रवास कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा अगर बात करें तो शीतोष्ण कटिबंध में ये पर्वतीय और मैदानी भागों में ज्यादा होता है। प्रश्न नंबर 11,
ब्राजील के कैंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर 1 टुंड्रा, यहाँ पे दोस्तों ये टुंड्रा है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के। ऑप्शन नंबर बी उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय वनस्पति के। ऑप्शन नंबर डी शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। यानी कि कैंपोस और वेनेजुएला के जो लानोस हैं ये किसके उदाहरण हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय वायुओं के बीच पाए जाते हैं। और ऐसे जो घास के मैदान होते हैं उसमें कहीं कहीं झाड़ियां और कुछ पेड़ भी मिलते हैं, जैसे ब्राजील के कंपोज, वेनेजुएला के लानोस और पूर्वी अफ्रीका के सवाना। तो ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहां अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी एशिया, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जानते होंगे और यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका। दोस्तों ये भारत का शोध संस्थान है मैत्री। इसे 1984 में इसका निर्माण किया गया था अंटार्कटिका में। इसका नाम है मैत्री। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना यानी कि फीडबैक देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए भी प्रयासरत रहें। ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना यानी फीडबैक देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए भी प्रयासरत रहें। यही सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी एक रूप समशील दृष्टिकोण की कदर करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीजों पर दोषदर्शी होने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। ऑप्शन नंबर बी रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। ऑप्शन नंबर सी परितोष को बांग्ला अच्छी आती है वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। ऑप्शन नंबर डी सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी परितोष को बांग्ला अच्छी आती है वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। तो ये जो हैं विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 16 एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान की शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमिडला, नामदफा, राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। ऑप्शन नंबर सी नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर। ऑप्शन नंबर डी मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर।
तो प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभव को खोजने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़वादिता का उदाहरण नहीं है। कौन सा उदाहरण जेंडर रूढ़वादिता का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने को लड़कों व लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 19, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, जीवन। ऑप्शन नंबर बी, न्याय। ऑप्शन नंबर सी, आजादी। ऑप्शन नंबर डी, समानता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जीवन। यानी कि जो प्रदूषण रहित हवा है उसका अधिकार भारत के जीवन के मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है कि प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए, और इसी के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 संसद द्वारा पारित करवाया। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? यानी कि विविधता में एकता, याद करो अगर आप लोगों ने पिछले मॉक टेस्ट अच्छे से लगाए हैं। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें यानी कि भारत की खोज, उसमें जो है उन्होंने इस चीज का वर्णन किया है, विविधता में एकता, इस मुहावरे का। प्रश्न नंबर 21, जन स्वास्थ्य की क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया? ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट में ज्यादा खर्च करना। ऑप्शन नंबर बी, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी, सेना के जवानों पर स्वास्थ्य पर खर्च करना। ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेज सकते हैं। यदि नहीं पता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। क्योंकि कोस्टा रिका जो है अमेरिका में एक कैरिबियाई क्षेत्र में स्थित एक देश है जहां 1949 में इस देश ने अपनी सेना को समाप्त कर दिया था ताकि जन स्वास्थ्य पर और अधिक खर्चा किया जा सके। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। कहां पर? ऑप्शन नंबर ए, कार्यस्थलों पर। ऑप्शन नंबर बी, वैवाहिक संबंधों में। ऑप्शन नंबर सी, सड़कों पर। ऑप्शन नंबर डी, गाड़ियों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्यस्थलों पर।
मतलब 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ऑप्शन नंबर ए संसद की सदस्य, ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर सी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा की सदस्य। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार। ये केंद्र सरकार जो है ये राज्यपाल की नियुक्ति करती है और इसकी नियुक्ति का प्रावधान जो है अनुच्छेद 153 153 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नगर निगम वार्ड काउंसलर, ऑप्शन नंबर बी भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी लेखपाल, ऑप्शन नंबर डी पटवारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नगर निगम वार्ड काउंसलर। ये ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। इसके अलावा भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल, पटवारी ये सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं। प्रश्न नंबर 25, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बासु निर्देश क्या है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, ऑप्शन नंबर बी घरेलू हिंसा से महिलाओं की बचाव के लिए निर्देश, ऑप्शन नंबर सी गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, ऑप्शन नंबर डी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी के बासु निर्देश जो है गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े हुए निर्देश हैं। प्रश्न नंबर 26, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता? ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जातियों, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ऑप्शन नंबर सी अति पिछड़ी जातियां, ऑप्शन नंबर डी अनुसूचित जनजातियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनुसूचित जनजातियां। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या रिपोर्ट 2011, ऑप्शन नंबर बी जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी भारत का संविधान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। अब ये समझ लो कि प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत क्या है। मतलब अगर हम इतिहास की बात करें तो जो घटनाएं उनका वर्णन दो तरीके से करते हैं। वर्णन करने वाले उनके दो स्रोत होते हैं, एक तो प्राथमिक होते हैं, एक द्वितीयक। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष अवशेष सामग्री आती है जैसे स्मारक, सिक्के, यंत्र, आज्ञापत्र, आदेश, जनगणना, फरमान, संविधान, संधियां, जन्म मृत्यु जनगणना रिकॉर्ड, ये सारी चीजें। और द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत पुस्तकें, जीवन चरित्र, आत्मकथाएं, इतिहास की पाठ्य पुस्तकें, ऐसी चीजें तमाम आती हैं। प्रश्न नंबर 28, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, ऑप्शन नंबर सी समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णय को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार कराना, ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना ही सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के बारे में 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए जलहड़, ऑप्शन नंबर बी कलहड़, कलहड़ को इस तरीके से लिखा जाएगा कलहड़, ऑप्शन नंबर सी कालिदास, ऑप्शन नंबर डी बिलहड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कलहड़। ये कश्मीरी कवि हैं कलहड़ और इनकी पुस्तक है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी।
कलहड़ द्वारा रचित ये राजतरंगिणी जो पुस्तक है, इसमें कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर के और 1151 ईस्वी तक का इतिहास कश्मीर का दर्शाया गया। प्रत्येक शासक की काल की घटनाओं का क्रमानुसार विवरण इसमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 30 और आज की मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी शानी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय यानी शानी की उपाधि धारण की थी। तो इस तरीके से ये 30 प्रश्न थे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।